बिजनेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 16 है आपके कैफ का। और उसके अंदर एक पॉइंट है, स्टूडेंट ने शुरू में पूछा, जरा पहले उसको मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं और फिर उसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है जी, सितंबर 2018 का। आपके सामने स्क्रीन जो है वो शेयर हुई हुई है, ये वाली। और इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 इन्होंने पूछा है। ऊपर हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है 23,50,000 रुपये। कहता है जी, अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ फिटनेस सेंटर वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर दिस। जब कोई एसेट बेच दिया जाए बिजनेस का, तो उसका फॉर्मूला होता है सेल प्राइस, सॉरी माय गेन या लॉस कैसे होगा उसका, माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी वो ली जाती। तो सेल प्राइस हमें एग्जाम में गिवन है 35 लाख रुपए की। द व्हीकल वॉज परचेज फॉर रुपीज 45 लाख इन टैक्स ईयर X7। हम हैं X8 के अंदर। वेन द मैक्सिमम अलाउेबल कॉस्ट, जी बेटा अब नहीं आपको आएगा पॉइंट, पुराना क्वेश्चन है। इसमें अभी 75 लाख की मैक्सिमम है, उस वक्त 25 लाख की थी। उस वक्त कितनी थी? 25 लाख की। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसने हमें रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं दी, हमें तो वो चाहिए होती। यानी आज के दौर में अगर ये सवाल आएगा तो ये हो सकता है कि ये हो, ये ऐसे हो 75 लाख, और ये जो है ये आ जाए हमारे पास 85 लाख। क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, उसको 25 लाख की मैक्सिमम लिमिट थी। अब तो 25 25 लाख की साबुनदानी आती है। उस वक्त तो बड़ी गाड़ी 25 लाख रुपए की आती थी। उस वक्त ये लिमिट थी। 2018 जो है, बड़ा मशहूर और मरूफ साल है 2018, अभी तक जो है उसके ऊपर मसले चल रहे हैं। तो अगर ये वाला इशू हो जैसे ये है, तो इसको एड्रेस किया जा सकता है। इस गाड़ी की जो गेन कैलकुलेट करना होता है वो कैसे होता है कि आप उसकी जो सेल प्राइस है, जैसे कि हम कहते हैं कि ये उसकी सेल प्राइस है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसकी जो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है वो कितनी है? 75 लाख। मैंने चूंकि ज्यूम इसको किया 75 लाख, इसको 70 कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उसकी, माइनस जो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है। चूंकि इसकी हमने उसने परचेज प्राइस बताई है, तो 1 साल पहले है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, हम यहां से क्या कर देंगे, तो वो गेन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं इसका क्या करूं, गेन का। ये तो टैक्स गेन आ गया, तो मुझे अकाउंटिंग गेन का भी फिर सवाल में पता होना चाहिए। हाँ, वो जो गेन है वो नीचे कहता है नो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दिस। अच्छा किया उसने, नहीं, अकाउंटिंग गेन वाज दिस हैज बीन रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो इनकम है इसमें ऐड हुआ है ना, तो इसको, उस गेन को, जो अकाउंटिंग गेन है, उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो आपने कैलकुलेट किया गेन, उसको टैक्स गेन को ऐड कर देंगे। ये इसका ट्रीटमेंट होगा। यानी हमने इस प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करना है? टैक्सेबल बिजनेस इनकम। टैक्सेबल बिजनेस इनकम में कन्वर्ट करना है। ये हमारा होगा। सही है? हम्म। तो हम व्हीकल को क्लाइंट को हायर लेंगे या नहीं लेंगे? किसको नॉट अप्लाइंग फॉर हायर लेंगे? इनका सवाल ये है कि अगर व्हीकल का ना बताया जाए कि ये अप्लाइंग फॉर हायर है या नहीं है, तो इसको नॉट अप्लाइंग फॉर हायर ले सकते हैं। क्यों? इसका मसला क्या है, क्यों इसको लेंगे? क्योंकि अगर वो व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर होगी तो उसकी ये रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू नहीं होती। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आप 50 करोड़ रुपए तक की गाड़ी खरीद लें। अप्लाइंग फॉर हायर क्या होती है? कौन सी गाड़ियां जो आपके बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आप मुसाफरों को, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है तो मुसाफरों को ले जाने आने के लिए इस्तेमाल होती है, वो अप्लाइंग फॉर हायर होती है। बार बर्दारी के लिए आप गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का आपका कारोबार है, वो अप्लाइंग फॉर हायर है। और जो गाड़ियां अप्लाइंग फॉर हायर होती हैं वो मशीनरी की डेफिनेशन में भी आ जाती हैं, और उसके ऊपर हम इनिशियल अलाउंस भी लेते हैं पहले साल, अगर वो फर्स्ट टाइम यूज हो रही है पाकिस्तान में।
तो ये उसका मकसद होता है कि उसको हम अप्लाइंग फॉर हायर लेते हैं। वेरी गुड। और कोई चीज? तो अप्लाइंग फॉर हायर का क्या हमने डिसाइड किया कि अगर अप्लाइंग फॉर हायर हो तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू नहीं ली जाती। वो नॉर्मल एसेट होता है आपका, जितनी भी हो सारे के ऊपर डेप्रिसिएशन आप लेते हैं। जैसे ये मैंने मिसाल दी 85 लाख, कुछ नहीं मेंशन, तो मैं इसको नॉट अप्लाइंग फॉर हायर लूंगा। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन में लूंगा वो 75 लाख पे लूंगा, 85 लाख पे नहीं लूंगा। इसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा, वो जो रिटर्न ऑन वैल्यू है वो इधर लिखूंगा मैं अगले साल की। अगर ये अप्लाइंग फॉर हायर होती, अप्लाइंग फॉर हायर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू नहीं होती जी। कौन सी ऐसी व्हीकल है जो पैसेंजर, जिसमें पैसेंजर नहीं बैठते? हाँ जी। हर बंदा जिसमें बैठता है वो पैसेंजर ही कहलाता है ना। मैंने कहा कि इसको लॉ ने कहीं मुसीबत डिफाइन नहीं किया होगा। आप चाहें इसको लें, आप कहेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है ये पिक एंड ड्रॉप ऑफ द एम्प्लॉय, यस इट इज फॉर अप्लाइंग फॉर हायर। ये अप्लाइंग फॉर हायर की डेफिनेशन में मैं इसको ले रहा हूँ। मिलता है? फिर नहीं करेंगे ना अगर आप ले लेंगे अप्लाइंग फॉर हायर। अगर आप इसको अप्लाइंग फॉर हायर ले लेंगे फिर इस पे इनिशियल लॉस भी लेंगे, डिप्रिसिएशन भी लेंगे। समझ आ रही है ना? आप ले इसको तो बुक में क्या लिया हुआ है इसको? अप्लाइंग फॉर हायर लिया हुआ है। हाँ जी। उन्होंने ये मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ व्हीकल 25 को और 8.5 के कंपैरिजन 2.5 पे चार्ज रिस्ट्रिक्टेड दिया हुआ है। हाँ, मतलब इसमें इस देखें ये ऐसा पॉइंट है जिसको लॉ ने डिफाइन नहीं किया हुआ, इसमें इंटरप्रिटेशन है लोगों की। शायद आई कैप का सोल्यूशन देखें तो उसने उसको अप्लाइंग फॉर हायर लिया हुआ हो, और कुछ चीज। चलें आगे। अप्लाइंग फॉर हायर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, मेरे ख्याल में आप ले लेंगे कुछ नहीं होता, चलेगा ये। ठीक है, इंप्लॉइज को ले जाने आने के लिए इस्तेमाल हो रही है, बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है ना। आप खालिद साहब से कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपके अंदर एक जो है ना वो होना चाहिए जज्बा कि हाँ यार ये ऐसा हो सकता है, कॉन्फिडेंट होके। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ना जिन्हें राय गली और ना टोर चली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने ये कहा यार ऐसे ही है, ऐसे खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। लें जी, एक क्वेश्चन है जी हमारे पास 16.1 खालिद साहब का, एक अच्छा क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट उसकी वही है, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ एओबी शेयर ऑफ प्रॉफिट ईच पार्टनर एंड टैक्स पेएबल। तो इसमें फर्म की कैलकुलेशन भी है और उसकी भी है। अच्छा, एक काम मैं भूल गया था कि एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर मुझे वो कर दें, शेयर कर दें हमारे साथ वो तीनों टेम्पलेट जो हैं। तो आप वेट करें, मैं फिर मैंने भूल जाना है। मैं क्योंकि वो इस लैपटॉप में है, मैं अभी आपके सामने अभी आपको उसमें शेयर कर देता हूँ। मैं वो क्वेश्चन जरा ढूंढूं कि टैक्स एट ग्लैंस कहाँ पड़ा हुआ है। लैपटॉप काफी मेरा तेज है तो थोड़ा सा टाइम ले जाता है बेचारा, क्योंकि तेज है तो ज्यादा तेजी में टाइम ले रहा है ये है जी हाँ ये वाला है ना। इसका तरीकेकार ये है कि मैं यहाँ पर जाऊं, ये देखिए इसका तरीकेकार ये है कि मैं कहाँ जाऊं, यहाँ राइट क्लिक करूं, तो इसकी मैं लोकेशन को देखूं, ई बैकअप कैप टू के अंदर है। ठीक है, इसका एक और काम भी कर सकता हूँ, यहाँ लिखूं 1, यहाँ ऐसे ही एक स्टार लिखूं ताकि ये मैक्सिमम ना हो, एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, अभी टाइम देखें 11:14 हुए ना। ये देखें ये भी टूल है, इससे क्या पता चलेगा कि फाइल मैंने अभी सेव की है। तो ई में कैफ के अंदर एक्स एट ग्लास, ये देखिए 11:14 पे यही फाइल है ना।
ये फाइल है, आपके साथ क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। पहले मैं पॉज करूँ यहाँ पे ताकि आप मेरे पर्सनल मैसेज ना देख सकें। ये यहाँ पे ये आ रहा है, मैं इकबाल को करता हूँ। इकबाल, फिर मैं यहाँ पर पास जो था उसको सेव करूँ। ले जी, हो गया। इस टेम्पलेट के अंदर ये एक स्टूडेंट ने नहीं कहा था तो मैं आपको वैसे कर रहा हूँ खुद ही, कि इसमें ये पहला एक टेम्पलेट आपको मिलेगा इंडिविजुअल ओनली। इसमें फुल टेम्पलेट गिवन है कि अगर सिर्फ इंडिविजुअल का क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे। फिर अगर इंडिविजुअल जिसमें शेयर फ्रॉम एओपी हो, उस क्वेश्चन में क्या चेंजेस आएंगी ये मैंने यहाँ पर शो की हुई हैं। और एओपी का क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे करें, यानी सिर्फ माइन्यूट चेंजेस मैंने की हैं। बाकी सारे टेम्पलेट आपके सामने, अगर आप इसका प्रिंट आउट अपने सामने रख लेंगे तो आपको करने में आसानी होगी। इसी तरह से ही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई है। AB Associate is an AOP, a manufacturing concern, having two partners, A and B, sharing profit and losses in the ratio of 60, and profit and loss account for tax year X2 is as under। ये profit and loss account है। सेल्स टैक्स विदाउट टैक्स डिडक्शन, हमारा इसके साथ फिलहाल कोई लेना देना। कॉस्ट ऑफ सेल, ये आपको एग्जाम में हो सकता है सिर्फ यही फिगर गिवन हो, और हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ सेल की डिटेल भी गिवन हो। ठीक है, डायरेक्ट गिवन हो तो फिर अगर ये होगा तो इसको कहाँ डाल देंगे, वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके वो लिख देंगे। तो एग्जामिनर का ये स्टाइल हो सकता है कि वो आपको जो इंफॉर्मेशन है वो अंग्रेजी में लिख दे, या फेस के ऊपर इस तरह से लिख दे। ग्रॉस प्रॉफिट, इसके इसको वो ऐसे भी लिख सकता है या डायरेक्ट लिख सकता है एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस लिख के, और इसको क्या कर सकता है वो नोट में दे सकता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो पहले जब अगर हमें फेस के ऊपर कोई चीज गिवन हो तो फिर हम उसको फेस के ऊपर लेकर चलेंगे। परचेजेस, परचेज का हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये सोचें कि परचेज के ऊपर लॉ ने कहीं बात की है डिसअलाउ करने की, सोचना जरूर है। देखिए, हम बेसिकली सवाल नहीं कर रहे, हम अपने बिजनेस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से। ये प्रॉफिट है या लॉस है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, टैक्स, इसमें कन्वर्ट करना है। सही है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, वो जो है ना हमारा कोड ऑफ एथिक्स, एक स्टूडेंट खुद ही अपना एक फार्मूला बना लेते हैं, यार जो सवाल एक दफा है अगली अटेम्प्ट में नहीं आता। ये एक खास किस्म का कीड़ा है जो तंग कर रहा होता है, इसको मारना चाहिए कि ये सवाल जो इस दफा आया अगली अटेम्प्ट में नहीं आना। मेरा तजर्बा ये कहता है कि तुम जो है वो कैमस से आई के आपके पेपर दे रहे हो, बार बार चीजें रिपीट करता है वो पेपर में। ये कोई फार्मूला नहीं, खुद ही फैसला कर लेना। या जो जो पेपर बना रहा है वो पिछला पेपर लाजमी पढ़ेगा, वो अपनी मर्जी से पेपर बनाएगा। पेपर सेट करते हुए बंदा वो देखता है जो पेपर को इशू करता है कि मैंने इस दफा टाइम, वो देख लेता है कि कहीं ये रेपुटेशन ज्यादा तो नहीं हो रही। अकाउंटिंग में डेफर्ड टैक्स का एक क्वेश्चन मैंने 3 कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स में देखा हुआ है, भुगता भी हुआ उसे। तो इसलिए ये नहीं कभी फार्मूला लगाना, अन इम्पोर्टेंट समझ के मैं छोड़ देता हूँ। क्या बात कर रहा था। अच्छा, इसमें हमने कन्वर्ट करना है। परचेज के ऊपर क्या पढ़ा आपने, सोचें जरा। अब एक्सपेंसेस के ऊपर देखें, जब एक्सपेंसेस को देख रहे हो तो सेक्शन 21 आपके सामने खुलना चाहिए कि कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउ है। एक्सपेंसेस करते हुए जो जायज हैं, जो सेक्शन 20 के मुताबिक बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं,
उसकी क्या एहतियात होनी चाहिए? पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू हो, टैक्स डिडक्ट किया हुआ हो, और उसकी एक्सेप्शन भी आपके जहन में हो। तो क्या परचेज के रिगार्डिंग आपकी कोई चीज जहन में आती है? आती है। अगर टैक्स ना कटा हुआ हो तो फिर 20% मैक्सिमम डिसअलाउ होता है। वैसे मिसाल के तौर के ऊपर आपने ये 5.5 लाख की पेमेंट की है, इस पे टैक्स नहीं काटा, तो ये सारी डिसअलाउ हो जाएगी। लेकिन अगर परचेज के रिगार्डिंग आपने पेमेंट कर दी विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो सिर्फ इसका 20% डिसअलाउ होगा। रूल जहन में होना चाहिए। लेकिन अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बता रहा तो आपने नेगेटिव अजम्पशन नहीं लेनी। नहीं समझ आ रही ना? चलो, तो ये चीज है। लेकिन चूंकि कुछ नहीं पता, खुद से आपने नहीं ले लेना कि जनाब ये डिसअलाउड है। नेगेटिव अजम्पशन नहीं लेनी। सैलरी टू प्रोडक्शन मैनेजर, इसका क्या तरीकेकार है? कितनी सैलरी आप पर मंथ पे करें? 32,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय। और टैक्स कितने पे काटेंगे? अगर सैलरी 6 लाख से ज्यादा होगी, वरना टैक्स नहीं काटते हैं। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का अगर नहीं पता तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर डिप्रिसिएशन, एक क्वेश्चन में टैक्स डिप्रिसिएशन गिवन हो तो फिर करें। और नॉर्मली क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन गिवन, पिछली गिवन हो या ना हो, इसको बाद में ही माइनस कर दे, जो लॉ ने कहा हो। सैलरी टू पार्टनर ए, ये तो डिसअलाउ करेंगे। कमीशन टू पार्टनर बी, डिसअलाउ करेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट, डिप्रिसिएशन इसका नहीं पता। फाइनेंस लीज, इसको भी डिसअलाउ करेंगे। फाइनेंस चार्जेस, इसको भी डिसअलाउ करेंगे। एडवर्टीजमेंट का नहीं पता। प्रॉफिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको भी डिसअलाउ करेंगे। अदर एक्सपेंसेस का नहीं पता। तो पहले तो हमें ये करना चाहिए कि जिनको हमने कांटे मारे हैं उनको सबसे पहले इसमें क्या कर दें। ये हमें फेस से पता चल गया, शक्ल देखते ही पता चल गया कि घबराया हुआ है कुछ क्वेश्चन, तो उसको वह यहीं से क्या कर देंगे। एक, अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, कौन से हैं? ये वाले। इंक्लूड, जब कहा जाएगा अदर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस इंक्लूड, तो उससे क्या पता चला कि उसने इसको माइनस किया हुआ है। अगर कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस में इंक्लूड है तो इसका मतलब प्रॉफिट को क्या किया हुआ है। हमने हर चीज का इम्पैक्ट देखना होता है कि प्रॉफिट के ऊपर क्या है, उसने माइनस किया हुआ है। 28,000 सिंगल पेमेंट इन कैश, आप कैश में कितनी पेमेंट कर सकते हैं? एक सिंगल पेमेंट 25,000 की, ये 28 की है। एग्रीगेट फ्रेड चार्जेस फॉर पीस दिस, और ये 2.5 लाख से ज्यादा भी हैं। लेकिन फ्रेड चार्जेस के ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो हम इसका कोई ट्रीटमेंट, लेकिन एग्जाम में लिखेंगे और डैश कर दें, क्योंकि आजकल वो कहता है शो ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पशन एंड डिसअलाउंसेस। मैंने जो चीज कही है आपने उसको इग्नोर किया तो उसको लिखें। लीज रेंटल, ये प्रॉफिट में से माइनस होंगी। टैक्स डिप्रिसिएशन, अच्छा अब ऊपर वाली सारी डिप्रिसिएशन को रिवर्स कर देंगे क्योंकि उसने हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। इसका हमें नोट एग्जाम में, अगर ऐसी चीज गिवन हो तो एग्जाम में इसका एक नोट बना लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। सही। अदर एक्सपेंसेस, ये आगे। अदर एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, अदर एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? इन्होंने प्रॉफिट को कम किया हुआ है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, पता नहीं है तो छोड़ देंगे। अगर हमें नहीं बताया गया तो हम इसको इग्नोर करेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई पता नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन लोन यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अलाउ है आपको, ये तो कंफर्म है कि आप लोन लें, उसमें इंटरेस्ट दें, बेशक सैलरी देने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, तो उसकी इजाजत है, कोई मसला नहीं है। सेक्शन 28 आपकी इजाजत देता है उसकी। बैड डेट्स रिकवर्ड डिसअलाउड बाय टैक्स डिपार्टमेंट इन द प्रीवियस मंथ, बैड डेट्स रिकवर्ड, क्या बताया आपको? अकाउंटिंग में क्या हुआ हुआ ये सबसे पहले देखें।
अकाउंटिंग में बैड एंड रिकवर्ड क्या होते हैं? ऐड। तो पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे? और डिफरेंस को एडजस्ट करेंगे। डिफरेंस क्या है? आलू एक्ट, आलू एक्ट, आलू और एक्चुअल। अलाउड कितने थे? कोई भी नहीं। हुए कितने? कोई भी नहीं। कहता बैड डेट्स रिकवर्ड कितने थे? नहीं पता ना कितने थे। तो क्या अज्यूम करेंगे? सारे ही मिल गए। तो एक्चुअल तो कोई ना ना हुए। अलाउ कितने हुए? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं हुए। तो सिर्फ इसकी रिवर्सल, अकाउंटिंग एंट्री की रिवर्सल डाल देंगे। हैं? कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, वो लाइन नीचे चली गई हुई है। अच्छा, ये है रेजिडेंशियल टेलीफोन बिल ऑफ मिस्टर ए। डिसअलाउ कर दें। ठीक है। और खुश है आप? कहीं नीचे गिवन होंगे 33,000 के ये वाले। इसको क्या करेंगे? ये ऐड हुए हुए ना बैड डेट्स, तो इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होता है, कहता है सर ये तो माइनस हुए में है ऑलरेडी। भाई एक्सपेंसेस में से माइनस हुए में है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, याद रखें। देखे ना, दुश्मन का दुश्मन। मसलन एक है मिस्टर ए, उसका दुश्मन है मिस्टर बी, मिस्टर बी का दुश्मन है मिस्टर डी। तो ये दोनों का कॉमन दुश्मन है ना, तो ये आपस में दोस्त हो गए। एक्सपेंस प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, और एक्सपेंस में से ही कोई चीज माइनस हो रही हो तो वो इनकम होगी ना। नहीं समझ आई ना? तो बता दिया करें भाई, इसमें कौन सी कुछ शर्माने वाली बात है। आगे समझ। एनालिसिस ऑफ द लाइबिलिटीज रिवील्स। लाइबिलिटी कहां से आ गई? कहेंगे सर ये कैसी बातें आपने शुरू कर दी। भाई मेरा बैलेंस शीट के आइटम के साथ क्या ताल्लुक है? मुझे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम चाहिए। ये सेक्शन 32, 33, 34 में जाके हमने पढ़ा हुआ है कि आपने जो पेमेंट है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी और यहां पर भी आपने अगले 3 सालों में इसको पे करना होता है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो लाइबिलिटी आपकी इनकम बन जाएगी। लेकिन लाइबिलिटी की शर्त होती है कि वो आपका एक्सपेंस के रिगार्डिंग लाइबिलिटी हो। अगर लाइबिलिटी आपकी एक्सपेंस की नहीं है तो उसकी नहीं रिवर्सल पड़ती। अब देखते हैं, जरा देखें। मोर देन 3 ईयर, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक हमने पेमेंट नहीं की। लाइबिलिटी अगेंस्ट परचेज, परचेज आपका एक्सपेंस है या नहीं है? है ना? 3 साल से ज्यादा हो गए, तो क्या करेंगे? अब आप इनकम बनाएंगे, उसको अपनी इनकम में ऐड करें। बैंक लोन आपका एक्सपेंस था। लोन आपका एक्सपेंस होता है। लेकिन गूगल पे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछें कभी बैंक लोन जो है ये एक्सपेंस होता है? बैंक लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हो ना। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्यों सोए हुए को जगा रहे हो? कसम खा के बताओ, बैंक लोन कहाँ लिखते हो? तो भाई फिर इसका मेरे साथ क्या, इसको मैं सारी उम्र ना पे करूं? ये तो मेरा एक्सपेंस है ही नहीं। लॉ कहता है अगर कोई एक्सपेंस आपने माइनस किया है और उसको 3 साल के अंदर अंदर आप पे ऑफ नहीं कर रहे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है नहीं है? सेक्शन 28। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। झूठ तो नहीं बोल रहे आप? इसको भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसकी रिवर्सल पड़ेगी और इसको इनकम में ऐड करेंगे। मिस्टर ए डिस्पोज ऑफ शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ये मिस्टर ए आ गया। ये तो मिस्टर ए की कंप्यूटेशन आ रही है ना, राइट? तो पहले किसको करेंगे? एओपी को, फिर किसके ऊपर जाएंगे? अब सवाल को सोचिए। सवाल के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर
यहाँ टैक्स प्रैक्टिस का मैंने एक बनाया हुआ था, ये व्हाइट बोर्ड का। अच्छा, जरा टेम्पलेट को ही एक दफा देख लें, एओपी के टेम्पलेट को। अब देखिए, इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है नहीं, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन नजर नहीं आ रहा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी नजर। तो इस सवाल के अंदर सिर्फ यही है। ज़कात नहीं है, ये भी नहीं है। कोई सेपरेट ब्लॉक की इनकम भी नहीं है। ठीक है ना। फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी नहीं है, कोई भी ऐसी चीजें हमारे पास मौजूद नहीं है। अब ईओपी के इंडिविजुअल इसके साथ आ जाएंगे। इसको मैं बंद करूं। अच्छा, आपने मेरे साथ साथ इसको लिखना जरूर है मेरा बेटा जो है आप। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? हाँ जी, ए बी एसोसिएट, एओपी, कंप्यूटेशन, लायबिलिटी, टैक्स ईयर। ऑब्वियसली हमारा टैक्स ईयर तो 24 ले लेते हैं, सही है। पहले हेडिंग आपने दे दी तसल्ली के साथ। देखिए क्वेश्चन जो भी हुआ आपने उससे घबराना नहीं। जो डर गया वो मर गया। आपके उस्ताद की एक यही चीज रही है। अच्छा, मेरा एक स्टाइल होता था स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ लड़ने का, अक्सर दोस्तों के साथ लड़ाई होती थी। तो मेरी मेरी ये था कि मुझे अक्सर ही कुट पड़ती थी। नहीं, मैं कोई आपको मैं बहुत बड़ा हीरो था ऐसा नहीं था। तो उस कुट इसलिए पड़ती थी कि मैं अक्सर अकेले बंदे से नहीं लड़ता था, बेवकूफों की तरह। मैंने दो तीन होने में उनके साथ भिड़ जाना। तो चंगा उन्होंने पकड़ के मुझे कुट चाड़ नहीं फिर। तो भैया तो मेरी साफ करनी, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना। एक काम मैं करता था, उसमें किसी एक को मैं पकड़ लेता था। उसके जनाब कुन्ने शुन्ने मार के उसकी आंखें शाखें मैंने सुझा देनी। तो मेरे भी वो गला शला फटा होना, कपड़े मेरे जनाब वो लीरो लीरो होकर घर जाना। लेकिन एक बंदा जो उनमें से होता था ना, उसका भी मैं कुछ ना कुछ कर चुका होता था। यही टेक्निक मेरी एग्जाम में रही जिसने मुझे पास करवा दिया। मतलब मुझे कोई भी सवाल जो आता था ना, मैं तसल्ली से उसको जरूर करता था पहले। तो बाकी देखिए, और ऐसा शुरू में फील होता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन बाद में मैंने फील किया कि नहीं, बाकी भी चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाती, रिलैक्स हो जाते हैं ना, प्रेशर खत्म हो जाता है। तो इसलिए तसल्ली पहले क्वेश्चन करना है। एग्जाम में स्पीड नहीं होती स्लो, ये मैं पहले बता दूं। एग्जाम में आप एक फ्लो के साथ काम करते हैं। वरना यही आप कहेंगे सर मैं पेपर नहीं मुकम्मल करके आया, ये फिर कहेंगे आप। और जो बच्चा पास पेपर करके जाता है उसका हाथ चलता है फिर पेपर फ्लो के साथ वो करके आता है उसे। ले जी, पहली चीज आ गई। अब यहां पर क्या लिखेंगे? अब सवाल कहाँ से शुरू होगा? अगर लॉस है तो लॉस लिखें। नो नीड टू वरी, घबराने की जरूरत है। ऊपर आपने यहाँ ऐसे लिखने रुपीस, अगर थाउजेंड में है लिखना चाहते हैं तो वो कर लें, रुपीस लिख के यहाँ आपने अमाउंट्स लिखने हैं। 2269। और इसमें अब यहाँ से ऐड करते हैं, ये मुझे आपने गिनवाते जाना है। यहाँ कोई सैलरी टू डिप्रिसिएशन 180। ये वाली अमाउंट मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। ट्रीटमेंट हो गया। अदर मैंने सैलरी टू पार्टनर ए बी, ये वाली सैलरी टू पार्टनर ए बी
इसका भी आसान तरीका भी ढूंढ सकते हैं कि आप इन सबको पेमेंट टू पार्टनर इकट्ठा भी कर सकते हैं। उसका एक नुकसान ये हो सकता है कि एग्जामिनर को चेक करते हुए वो अमाउंट ना मिले जल्दी में, ये नुकसान हो सकता है। इसलिए अलग अलग लिख दें, वो भी ठीक है, इकट्ठा भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, इतने भी अंधे नहीं होते वैसे ये। 280 +50 K। एग्जामिनर यहाँ पर के लिखता है, आप भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन कॉलम में कभी ये के वे वाना गोना चोना ये कभी नहीं लिखना है। इसको भी मैं कर लिया, इसको भी कर लिया। डिप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट्स, अब इसकी भी करेंगे 20,000 की। फाइनेंस फीस, फाइनेंस चार्जेस 12 और 2,000। इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, एडवर्टीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऊपर लॉस भी हो फिर भी यही ट्रीटमेंट होगा, आप प्रॉफिट समय की सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे। पता नहीं है ना, इसको नहीं छेड़ेंगे। फ्रेट चार्जेस, लीज रेंटल लेस कर देंगे। ये भी हो गया। जिसको मैं करता जा रहा हूँ उसको मैं टिक करता जा रहा हूँ ताकि वो मसला ना हो। अब आ गया जी मेरे पास डिप्रीसिएशन। इसका मैं नोट बना लेता हूँ साइड पे नीचे कहीं जाके। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं नोट बनाते कैसे हैं। अच्छा, ये ऐसे बना हुआ है ना, आपने एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है इसको। इसको ट्रांसपोज करना है, ऊपर एसेट्स आए और नीचे की तरफ आपने इस तरह से बनाना है। ये ऐसे आने चाहिए। ठीक है, ऐसे जाएं, इसको ट्रांसपोज कर दें। ठीक है। ओपनिंग टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द डिस्पोजल, एक ऐसे देखिए। ठीक है, सेल प्रोसीड, परचेज आ गई, ये आपके पास सहूलत मैसर नहीं है। ठीक है जी, अब देखिएगा, ये मैंने नोट बनाया, ये क्या थी इसकी, ओपनिंग बैलेंस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। और ये क्या थी, इसमें डिलीशन या एडिशन थी, डिलीशन। ये आ गई लेस डिस्पोजल और ऐड एडिशन। व्यू में जाके मैं सबसे पहले तो ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दूं।
ये डेटा जो है मैं सारा डिलीट कर दूं ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। नहीं नहीं, ये सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया नोट नंबर 1। यहाँ तक पहुंच गए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने चुप करके जो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसमें जो चीजें बिकी उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस कर दी, वो खरीदी वो ऐड कर दी। मैं इस वैल्यू तक आ गया। ठीक है, प्लस माइनस शुरू में कर, क्योंकि जिस साल आप एसेट को बेचते हैं उस साल डिप्रिसिएशन नहीं लेते हैं। जिस साल एसेट को खरीदते हैं उस साल डिप्रिसिएशन लेते हैं। मैंने माइनस कर लिया। सबसे पहले इनिशियल लॉस माइनस करना होता है, और वो भी नए एसेट के ऊपर। तो हम करेंगे लेट्स इनिशियल अलाउंस। वो इनिशियल लॉस किस पे आना है आपका? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। अच्छा, उसमें आईकैप ने व्हीकल के ऊपर भी लिया हुआ है इसको, मशीनरी अजीम करते हुए और अप्लाइंग फॉर हायर लेते हुए। क्योंकि पता नहीं है तो इसलिए उसने अप्लाइंग फॉर हायर लेके इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस लिया हुआ है। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी है ना, क्योंकि हमें एग्जाम में बिल्कुल नहीं पता कि ये मशीनरी, ये गाड़ी नई है, प्लांट नया है, तो इसको क्या किया जा सकता है कि आप इसको नहीं लेके अप्लाइंग फॉर दो चीजें, कि ये मशीनरी की डेफिनेशन में है और अप्लाइंग फॉर हायर है, आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? इनिशियल अलाउंस ले सकते हैं। तो इनिशियल अलाउंस का रेट क्या है? एट द रेट ऑफ 25%। ठीक है जी। तो आप माइनस करेंगे दिस, ये वाली प्लांट इंटू 0.25, और इसी तरह आप इसका भी 0.25 ले लें। ठीक हो गया। तो इसका भी मैंने इनिशियल लॉस ले लिया, इसका भी इनिशियल लॉस ले लिया। देखिए, डेटा की कंस्ट्रक्शन बिजनेस के न्यूमेरिकल के लिए डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट मिलती है आपको, इसलिए इससे नहीं कंफ्यूज होना। आपने अपने पैटर्न पे ठीक रहना है। जब इसको करेंगे तो आपने इसको यहाँ पर इसको माइनस करना है जी। इस पे व्हीकल पे, फिर फर्नीचर एंड फिक्चर पे नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी, इसको बोलते हैं टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। जब लिखने ना यहाँ तक तो मुझे बता देगा सर यहाँ तक मैंने इसको नोट कर लिया है। वर्किंग कैसे की मैंने, कि जो नए एसेट थे उसका मैंने इनिशियल लॉस माइनस किया। सबसे पहले ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, उसमें चीजें जो माइनस हुई डिस्पोजल माइनस कर दी, जो चीजें ऐड हुई हैं वो ऐड कर दी। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई। इसमें से मैंने इनिशियल लॉस प्लांट और मशीनरी पे माइनस किया, और इसको यहां तक मैं ले आया। ओके। अब इस पे आएगी डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या रेट है? डिप्रिसिएशन पहले आप रेट लिख सकते हैं एहतियात के लिए। इसका क्या है? प्लांट एंड मशीनरी का 15, बल्कि सबका ही 15% है। बिल्डिंग पे 10% है, तो आप क्या करेंगे? दिस इंटू 0.15। तो मेरे अलाउंसेस कितने हो गए? 10,000 प्लस 325, 335। ठीक है ना? वो माइनस होके आ रहे हैं, आप ऐसे लिख लें। तो टोटल आपकी जो यहाँ से नोट आया वो क्या आ गया? 582। ये था मेरा नोट नंबर 1 का मेरा टैक्स एक्सपेंस। तो आप यहाँ लिखेंगे टैक्स एक्सपेंस। ये बात अगर समझ आ गई है तो मुझे बता दें कि सर ये क्लियर हो गया। ओके।
और अगर एसेट की डिस्पोजल हो तो क्या करते हैं, गेन या लॉस कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब हमें नोट 2 भी बनाना पड़ेगा इसका। आगे चलो, क्या नहीं नोट किया, चलो नोट 2, ठीक है। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, कौन कौन से एसेट बिके हैं अब देखते जरा। ये बिके हैं, सेल प्रोसीड इसकी 90,000 की है, और उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी थी, 80,000 की। ये है 75 का, और इसकी कितनी है, 10,000, ठीक है। तो प्लांट और फर्नीचर, प्लांट और फर्नीचर, प्लांट की सेल प्राइस कितनी है जी, 90,000, और परचेज प्राइस, टैक्स रिटर्न ऑन 80,000। जाहिर बात है कि आपके पास तो एग्जाम में वो होगा ना, पेन से लिख रहे होंगे। हाँ ये आ गया 10,000। तो आप तो एग्जाम में ऐसे नहीं, एक्सेल होगी ना आपके पास, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे प्लांट करो। ठीक एक ऐसी चीज है जो आपको सोचने समझने का भी मौका नहीं देती, ऐसे ही है ना, बिल्कुल कानून फारन ये इबारत होती है। अगर एक एसी बंद कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी मेरे ऊपर भी और अदालतों के ऊपर भी। तो आप ऐसे एग्जाम में 10,000 लिखेंगे, जाहिर बात है आपके पास तो कॉपी, फर्नीचर में ये लॉस आ गई, तो नेट कितना आ गया आपके पास, 7,500, ठीक है जी। तो एक मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव अमाउंट, और एक पॉजिटिव अमाउंट, इसको सबसे बाद में कर लेंगे। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ना हो कर भी सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि इसको एंड पे ही माइनस करें, एक तरीके का सेट करें। चलते हैं अपने दोबारा क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, एड टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। आप रिवीजन में सारे आएंगे या मैं ऐसे ही बस बैठा होऊंगा अकेला ही, ये आप नहीं आएंगे तो मैं बोर होऊंगा फिर। आप घर बैठ के वो 3-4 घंटे नहीं पढ़ सकते, आपको कन्फर्म बता दूं। अगर आज किसी स्टूडेंट की ये ख्वाहिश है कि वो जो मैं काम करवा रहा हूँ तो वो घर कर लेगा, तो उसकी बेवकूफ़ी है। नोट नंबर 2, सही है जी। तो ये भी हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अदर एक्सपेंसेस में क्या चीज शामिल थी, हाँ ये उसने लॉ जो था, ये इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड लॉ टैक्स अकाउंटिंग गेन, अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, 13,000। और ये भी आइटम हो गई हमारे पास, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का नहीं पता, इंटरेस्ट ये भी ठीक है, रेजिडेंशियल बिल ऑफ ए, 5,000 रुपये। और उसके बाद क्या करेंगे, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, वो इनकम में ऐड था ना, लेस कर देंगे, रिकवरी ऑफ बैड
अच्छा, बच्चे अक्सर डेब्ट्स पढ़ते हैं, इसको डेब्ट्स, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं। हम्म। डेट को डेब्ट्स पता नहीं पढ़ते हैं, एसेट को एसेट पढ़ते हैं, डिप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, तो सारी उम्र पढ़ते ही रहते हैं फिर ऐसे। ट्रेडिंग अनपेड ट्रेडिंग लाइबिलिटी 80 + 40, अनपेड ट्रेडिंग लाइबिलिटीज 80 + 20। ओके। कोई चीज एक ऐसा जबरदस्त है, 1 मिनट में मैंने, 1 मिनट से भी सेकंड में मैंने टोटल कर दिया, जादू। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे आप बताएंगे, इसका कोई नाम दे सकते हैं? बिजनेस इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। बिजनेस इनकम बिफोर, तो ये 80 + 60 आ रहा है कोई अनपेड ट्रेडिंग लायबिलिटीज। 60 है। 40 तो 80 + 40। ओके। हाँ जी। बैड डेट्स वाला, बैड डेट्स की पहली चीज तो हमने ये सीखी हुई है कि जो भी रिकवरी होती है अकाउंटेंट उसको क्या करता है, इनकम में डाल देता है, हम उसको माइनस करते हैं, मैंने वो ट्रीटमेंट कर दिया, उसका तो मैंने कोई, वो एक ट्रीटमेंट तो मैंने ले लिया। दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है कि अलाउड और एक्चुअल का डिफरेंस देखा जाता है। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव में हो तो इनकम में ऐड कर देंगे, नेगेटिव में हो तो इसको माइनस कर देते हैं। अब अलाउड उसमें क्या थी, कोई भी नहीं, लिखा हुआ है कि भी अलाउ नहीं हुए थे। और एक्चुअल क्या थी, कोई भी नहीं, सारे रिकवर हो गए। तो अलाउड और एक्चुअल में डिफरेंस कितना था, तो 0 का, लिहाजा वो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज। लेस आप इसमें क्या करेंगे, टैक्स डिप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस। हाँ जी। तो ट्रांसफर वो अलाउ थी ना, वो अलाउ थी, और ऑलरेडी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ी हुई है, मैंने उसको छेड़ा ही नहीं। नहीं, यहाँ तक पहुंच गए हम। अब सोचना है इसके बाद क्या इसमें कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है, तो यही हमारी बिजनेस इनकम आ गई। अब चलते हैं इसकी टैक्सेशन के ऊपर। 23 लाख पे टैक्स रेट देखें क्या आ रहा है। नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, यही तो आपको सिखाना है आज, कि आपने इस बात से परेशान नहीं होना। कहने के सोल्यूशन के साथ मैच नहीं हो रहा। हर इंसान सेपरेट है, हर इंसान की सोच अलग होती है। कहाँ फॉल कर रहा है, 4 में, 75,000 प्लस 20%।
खालिद साहब ने ना उसमें एजम्पशन ली होगी उसकी व्हीकल की, उस पर इनिशियल लॉन्च नहीं लिया होगा। हाँ लिख रहे नीचे, इट इज अज्यूम दैट व्हीकल इज अप्लाइंग फॉर हायर, राइट, एंड इट इज न्यू। वो आपने उस पर लिया हुआ है। लेकिन खालिद साहब ने उस पर क्लियर कर लिखा हुआ है कि वो प्लांट एंड मशीनरी ये इनिशियल लॉन्च है, इसलिए उन्होंने नहीं ली। एग्जाम में तो नॉर्मली ऐसा नहीं लिखता। दोबारा बता देता हूँ, खालिद साहब ने आपके सोल्यूशन के अंदर व्हीकल पे नहीं ली हुई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ यही सब्जेक्ट टू है, तो वो ठीक है। फर्म का काम कंप्लीट हो गया। अब सोचें, फॉरेन सोर्स इनकम, डोनेशन, पीओएस मशीन, एडवांस टैक्स, तो फर्म का काम हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब चलना है हमने एओपी के मेंबर के ऊपर, टैक्सेशन ऑफ, टैक्सेशन ऑफ मेंबर। जब टैक्सेशन ऑफ मेंबर जाते हैं तो इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप लेना पड़ता है। ठीक है ना। जब सैर करने के लिए इलाका गैर में जाते हैं, ठंड होती है ना, फिर आपको एडिशनल कपड़े पहनने पड़ते हैं, पर यहाँ पर भी यही समझे कि हमें एक एडिशनल स्टेप लेना पड़ता है। वो क्या है? शेयर फ्रॉम यूपी कैलकुलेट करें। शेयर फ्रॉम यूपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स यहाँ पर मेंबर्स कौन है, ए एंड बी, और यहाँ टोटल लिखते हैं। इनकी रेशो लिखते हैं, इसकी रेशो है 60%। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वो जो ऊपर है टैक्सेबल इनकम है ना, वो लिख लेते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे पहले वो मेंबर्स को जो चीजें मिली होती हैं वो लिखते हैं। क्या क्या थी वो? सैलरी टू ए कितनी थी? बी को नहीं थी? इस कितनी थी? और टेलीफोन बिल था एक। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो गई? 335 हो चुकी थी, जबकि असल में कितनी होनी थी, इतनी। तो इतने में से इतनी तो हो चुकी, बाकी क्या बचा? अब इसका 40% ए को दे देंगे और इसका 60% बी को दे देंगे। इसका शेयर कितना बन जाएगा? चाहिए? इसका असल नाम है शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर फ्रॉम एओपी क्या होता है? एग्जेम्प्ट, इस पे टैक्स नहीं होता। लेकिन वो मेंबर जिसकी इसके अलावा कोई एनटीआर में टैक्सेबल इनकम होगी, उसमें इसको ऐड करेंगे। ठीक है। अब मेंबर की हम टैक्सेशन के ऊपर चलते हैं। मिस्टर ए डिस्पोज ऑफ शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी फॉर, अगर ये लिस्टेड कंपनी होती तो चूंकि वो सेपरेट ब्लॉक में थी, इसलिए फिर मेरा शेयर फ्रॉम एओपी यहाँ ना आता। मैं सिर्फ मिस्टर ए की अलग से
उसका जो गेन था वो कैलकुलेट कर लेता। विच वर परचेज बाय हिम 3 years ago इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, फॉर दिस जक़ात दिस वाज डिडक्टेड फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। तो उसका सिर्फ एक ही गेन है और उसमें ज़कात माइनस होनी है, वहां पहुंच जाएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, शेयर फ्रॉम एओपी को ऐड करेंगे। ठीक है, चलो। क्या हुआ? और x plus अच्छा, देखने अगर कोई जाना चाहता है वो जा सकता है। तो मिस्टर ए, इसकी क्या आ गई, कैपिटल गेन्स। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ शेयर कितनी है, 36 लाख के 1188। 30 1 8 मिलियन ऐसे ही है ना? अब इसमें क्या करेंगे, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी ए का। इसमें टैक्सेबल इनकम आप बता सकते हैं कौन सी है, ये। ठीक है, अब करना क्या है, देखिएगा, इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसको इस पे डिवाइड करेंगे इसी अमाउंट पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ये टैक्स आ जाएगा इसमें। तो पहले 41 लाख का टैक्स कैलकुलेट करेंगे, नॉन सैलरीड है। ये 7 में फॉल कर 765 प्लस 35%। salary not salary decide करके लिए taxable income की salary कौन सी? excluding share from your नहीं, जब नहीं, सैलरी नॉन सैलरी के लिए तो यही ये देखते हैं, लेकिन इसमें सैलरी है ही नहीं, ये तो है ही नॉन सैलरी, इसमें तो सैलरी है ही नहीं। टैक्सेशन, अच्छा, जब शेयर फ्रॉम एओपी हो तो बेटा आपने ये वाली फिर कैलकुलेशन एहतियात से इनर कॉलम में करनी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये वाली कैलकुलेशन आपने इनर कॉलम में 765 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। अब क्या करना है आपने, इस टैक्स को इस पे डिवाइड करना है और इससे मल्टीप्लाई, तो टैक्स आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे 8 लाख डिवाइडेड बाय
4 1 2 0। ये आ गया जिसका टैक्स। ठीक है जी, 3 चीजें मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से।